भैया उठो, आरती शुरू हो गई है भैया। मैं घाट पर जा रहा हूँ, आप जल्दी से जैकेट डालकर आ जाओ। मारुति ने मुझे थोड़े जोर से हिलाकर उठा दिया है और मैं अब उठकर बैठ गया हूँ। आज ऐसा व्यतीत हो रहा है जैसे मैं न जाने कितने दिनों बाद इतनी गहरी नींद में सोया था। शायद उस शहर के वातावरण में ही ममता बस जाती है, जिस शहर में माँ के साथ समय गुजारा होता है। और फिर जब भी उस ममता की गोद में सर रखकर हम सोते हैं तो नींद गहरी और अच्छी होती है, क्योंकि शायद भरोसा होता है उस गोद का, हमें सबसे बचाकर रखने का। मैं मुंह धोकर पानी पीता हूँ और अब जैकेट डालकर घाट जाने के लिए दरवाजे को लॉक कर रहा हूँ। माँ गंगा की आरती की आवाज हल्की हल्की अभी मेरे कानों में पड़ रही है, जो मेरे उनकी ओर चलते हर कदम के साथ बढ़ती जा रही है। मैं अब घाट की कुछ सीढ़ियाँ उतरकर वहीं रुक गया हूँ, क्योंकि ये मुझे मेरे बचपन से काफ़ी अलग एहसास करा रहे हैं। मुझे घाट पर खुश चेहरे दिखाई दे रहे हैं, जो माँ की आराधना में मग्न हैं। ये मेरे लिए बहुत नया सा है। मुझे एक साथ इतने सारे अलग अलग एहसासों का महसूस होना अपने दिल के लिए सही नहीं लग रहा है। मैं माँ गंगा की अवहेलना नहीं करना चाहता, इसलिए वापस जाने के बजाय यहीं सीढ़ियों पर खड़ा होकर दूर से सबको देख रहा हूँ और खुद को थोड़ा वक्त दे रहा हूँ, ताकि इन सीढ़ियों से माँ गंगा तक की दूरी आने वाले दिनों में तय कर सकूँ। भैया आप नीचे क्यों नहीं आए? कितना अच्छा लग रहा था, सच में दिल खुश हो गया। अब जब तक हम यहाँ हैं हम रोज़ आएंगे यहाँ। भैया आप चुपचाप क्यों हैं? कुछ हुआ क्या? किसी ने कुछ कहा आपसे? बताओ कौन है वो? अभी देखता है जिसने हमारे भैया से कुछ कहने की हिम्मत की। अच्छा, क्या करोगे उसका? खुद को देखा है, 5 फुट का है, पर बातें देखो। किसी ने कुछ नहीं कहा हमसे, बस यूं ही अच्छा लग रहा था तो यहीं रुक गए। तूने आरती की, तुझे अच्छा लगा ना? हम रोज आएंगे। चल अब गले लग जा, प्यार आ रहा है तुझ पर। मारुति मेरी दुनिया का वो कोना बन गया है जिसमें मैं कभी कभी जाकर बैठ जाता हूँ तो मुझे बाकी दुनिया को फेस करने की हिम्मत मिल जाती है। वो एक ही पल में बड़ी बहन भी बन जाता है और छोटा भाई भी। और अब एक प्यार भरी झप्पी के बाद हम खाना खाने के लिए वापस धर्मशाला आ गए हैं। चम्मच के पतीले से लगने पर आती आवाज ने हमें बिन किसी से पूछे खाना खाने के स्थान यानी कि धर्मशाला की भोजनशाला तक पहुंचा दिया है, जिसके बंद होने का समय नजदीक है और कूपन देने वाले भैया अभी हमें वही बता रहे हैं। भैया जी, लगता है आप लोग आज ही आए हैं, इसीलिए मैं आपको कूपन दे देता हूँ। पर कल से समय का थोड़ा ध्यान रखिएगा। सुबह में 7 बजे से 10 बजे तक नाश्ता मिलता है, 12 बजे से 3 बजे तक लंच, 5 बजे चाय और रात का खाना 7 बजे से 9 बजे तक ही मिलता है, जिनके लिए आपको कूपन सुबह ही लेना होते हैं, ताकि हमें भी पता चल सके कि किस समय कितने लोगों का कितना खाना बनाना है। अभी आप लोग जाइए और भोजन का आनंद लीजिए, लेकिन कल से इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। किसी भी धर्मशाला की भोजनशाला को कैसे चलाया जाता है आज मुझे इन भैया ने अच्छे से समझा दिया है। और अब मैं मेज पर बैठकर खाना परोसने वाले भैया का इंतजार कर रहा हूँ, जो चेहरे पर मुस्कान लिए बड़ी ही डिफरेंट अप्रोच के साथ सब्जियां परोस रहे हैं। उनके हाथ में एक 4 खन का डोंगा है, जिसे वो कभी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो कभी एंटी क्लॉकवाइज। वो काफी खुश मिजाज किरदार लग रहे हैं, जिसने अपने काम में एक अलग ही मजा ढूंढ लिया है। 2 और मेजों पर अपनी परोसदारी की कला प्रदर्शित कर अब वो हमारी मेज पर आ गए हैं और अब मेरे लिए उनका इस डोंगे को इस तरह घुमाना समझना थोड़ा आसान हो गया है। हाँ जी भैया जी, बताइए तीखा या मीठा, चटपटा या फीका, या सब? देखते ही रहेंगे तो बताएंगे कब? भैया आपका पूछने का अंदाज थोड़ा अलग है। हम नए हैं तो हमें चखना सब है, थोड़ा थोड़ा सब दे दीजिए, हम पर अपनी कृपा कीजिए। मुझे इस तरह जवाब देते सुनकर परोसदार भैया की मुस्कान थोड़ी और बढ़ जाती है और वो मुझे सब्जियां परोसने लगते हैं। मारुति पहले मुझे अचंभित होकर देखता है, फिर उन्हें देखकर कहता है यही सेम टू सेम, थोड़ा थोड़ा सब। कुछ 5-7 मिनट में हमारी थाली में 4 तरह की सब्जियां, दाल, कढ़ी, चावल, खिचड़ी, अचार, चटनी, पापड़, जवार की और गेहूं की रोटियां आ चुकी हैं और हम दोनों ने खाना शुरू कर दिया है। हम दोनों बीच बीच में एक दूसरे को देख रहे हैं और चुपचाप खाने पर कंसंट्रेट कर रहे हैं कि तभी मेरी नज़र सामने वाली दीवार पर लगे बोर्ड पर जाती है, जिस पर लिखा हुआ है कि थाली में झूठा ना छोड़ें। मैं उसे पढ़कर ये सोच रहा हूँ कि ऐसा कौन ही होगा
जो इतने स्वादिष्ट खाने को पूरा खत्म ना करेगा। और इस बीच मारुति ने मुझसे पहले अपना खाना खत्म कर लिया है। जैसे ही अब मैं अपना खाना खत्म करता हूँ तो परोसदार भैया हाथ में 2 कटोरियां लेकर आ जाते हैं। लीजिए भैया, अब कुछ मीठा हो जाए, आज गुलाब जामुन बनाए हैं, आप दोनों को पसंद है ना। मैं उनका सवाल सुनते ही मुंह हिला देता हूँ और झट से पूरा गुलाब जामुन एक ही बार में खा लेता हूँ। जिस प्रकार चाशनी मेरे मुंह में घुल रही है, उसी प्रकार मेरे मन के भाव मेरे चेहरे पर दिख रहे हैं। और ये देखकर वो भैया मुझसे सवाल कर ही लेते हैं कि हम कहाँ से आए हैं। अरे भैया, आप बताइए पहले। सबसे पहले तो इतने प्यार से इतना स्वादिष्ट खाना खिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं काव्य दीक्षित और ये मेरा मारुति। हम 4 ही हिमाचल प्रदेश से आए हैं। मैं एक लेखक हूँ और यहाँ एक फिल्म की कहानी लिखने आया हूँ। आपकी परोसदारी की स्टाइल ने और आपके इस खुश मिजाज अंदाज ने ना मेरा मन मोह लिया है। अब कुछ दिनों तक आपसे रोज मुलाकात होगी। आपका नाम और आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं, और हाँ, ऐसा क्या है जो आपको हर वक्त इतना खुश रखता है। मारुति अब मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि अब उसे भी समझ आ रहा है कि मैं कैसे लोगों से बात करके उन्हें जानने की कोशिश करता हूँ। भैया जी, मेरा नाम राम है और मैं यहाँ करीब 5 साल से भोजनशाला में ही काम कर रहा हूँ। दरअसल मेरी माँ यहाँ खाना बनाने का काम करती हैं और इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि किसी दफ्तर में काम कर सकूँ। तो बस जिन मसालों की खुशबुओं के साथ बड़ा हुआ, उनमें ही अपनी रोजी रोटी ढूंढ ली। माँ ने मुझे खाना बनाना सिखा दिया, जिसमें अपने इस खास अंदाज का तड़का लगा दिया। मुझे लोगों को खुश होकर खाना खिलाना इसलिए पसंद है क्योंकि कई बार मैंने कई उदास चेहरों को यहाँ आते हुए देखा है, जो मेरी एक मुस्कुराहट को देखकर कम से कम एक बार तो मुस्कुरा ही देते हैं। और बाबा भोले की नगरी में यदि मैं ऐसा करके किसी को थोड़ी भी खुशी दे देता हूँ, तो वो मेरे लिए रात को सुकून से सोने में सहायक होती है। जिंदगी में ज्यादा कुछ की उम्मीद नहीं, बस 2 वक्त की चैन से मिलने वाली रोटी, सुकून भरी नींद और मन को संतुष्टि देने वाले अच्छे कर्म करने की कोशिश प्रतिदिन करता हूँ। राम बेटा, समय हो गया है, चल आजा खाना खा ले और आते वक्त गेट बंद करते हुए आना। राम की माँ उसे आवाज दे रही है और वो माँ की आवाज सुनते ही उठकर खड़ा हो जाता है। मैं और मारुति उसे धन्यवाद करते हैं और भोजनशाला से अपने रूम में आने के लिए बाहर निकल आते हैं। भैया, वो इतना साधारण काम करता है, पर उसके विचार बड़े ही खास लगे मुझे। ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं, जो जितना है उतने को ही इतने अच्छे से कर रहे हैं। कोई परोसदारी के काम को भी इतना खास बना सकता है, यह मैंने कभी सोचा नहीं था। पर आज राम को मिलने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। देखा मेरे मारुति, यही तो होता है जो मुझे जानने को मिलता है, वरना मैं चाहूं तो वहीं बैठकर ना लिख दूं सब किताबें। जीवन में कई लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो छोटी छोटी गतिविधियों में भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं, और यूं ही बातें करते करते आकर हम अपने रूम में सो जाते हैं। जालीदार खिड़कियों से अंदर आती सूरज की पहली किरण जैसे ही मेरे चेहरे पर पड़ी, मैंने आंखें खोल ली। मैं 3 बजे का उठा हुआ हूँ, पर शायद सूर्योदय का इंतजार कर रहा था। कल रात पेट भर खाना खाने के बाद रूम में पहुंचते ही हम सो गए थे, इसलिए मेरी नींद आज जल्दी खुल गई है। या यूं कहूँ कि काशी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब मैंने उठकर फ्रेश होकर ब्रश कर लिया है और अब अपने ट्रैक पैंट्स और टी-शर्ट में रूम से निकल गया हूँ। चाय की तलाश में मैं थोड़ी ही दूर आ पाया हूँ कि पीछे से मुझे एक लड़की की आवाज आती है। काव्य, हे काव्य दीक्षित, हियर लुक बिहाइंड यू। चाय की टपरी उस साइड है, अच्छी चाय बनाते हैं काका। कृतिका जोशी याद है? वही ट्रेन वाली लड़की जो मुझे चाय का पता बताकर अपने कैमरे में कुछ करते हुए दूसरे रास्ते पर निकल गई है। मैं भी अब उसके बताए रास्ते की ओर बढ़ रहा हूँ और तकरीबन 50 कदम चलने के बाद मैं टपरी पर पहुंच गया हूँ। काका, एक चाय दीजिए ना। काका मेरी आवाज़ सुनते ही पतीले में दूध डाल रहे हैं, जो इस हल्की हल्की सुबह की रोशनी में मुझे कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद लग रहा है। और इस सफ़ेद रंग से जुड़ी मेरी काशी की याद अब मेरी आंखों के सामने मुझे दिखाई दे रही है। मैं स्कूल की स्टेज पर अपनी वाइट शर्ट और नेवी ब्लू पैंट वाली यूनिफॉर्म में खड़ा हूँ। 4th क्लास में पढ़ने वाले एक छोटे से काव्य ने बड़ी हिम्मत करके
पोएम रेसिटेशन कंपटीशन में हिस्सा लिया है, जिसकी तैयारी उसे उसकी मम्मी पूरे 2 दिन से करवा रही थी। स्टेज के सामने एक तरफ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ पेरेंट्स। उन पेरेंट्स वाली तरफ सबसे आगे वाली रो की राइट साइड से तीसरी रति दीक्षित जी, यानी कि उस छोटे काव्य की माँ बैठी हुई हैं। अब काव्य ने सबसे पहले आंखें बंद करके शिव जी का नाम लिया है और फिर अपनी माँ को देखकर वो कविता सुनाना शुरू करता है। गुड आफ्टरनून ऑल। आज मैं काव्य दीक्षित आप सभी के सामने एक पोएम सुनाने जा रहा हूँ जो मेरी माँ ने मुझे सिखाई है और जिसका शीर्षक है सफेद और जिसकी लेखिका है कुमारी सलिल जैन। इंद्रधनुष के 7 रंग सफेद से ही बनते हैं, सफेद पन्नों पर नीली स्याही साथ ही चलते हैं। कबूतर भी तो ऊंची उड़ाने सफेद पंखों से भरता है, समुद्र का सफेद मोती मन को शांत करता है। कितना कुछ सफेद खूबसूरत सा लगता है, बात बस इतनी सी है, रंग जो है सफेद तुम पर बहुत जचता है। पोएम सुनते ही माँ उठकर खड़ी हो गई हैं और तालियां बजा रही हैं। बाकी सब भी तालियां बजा रहे हैं। काव्य सबको ऐसे देखकर मुस्कुरा रहा है और उस छोटे काव्य को ऐसे देखकर मैं मुस्कुरा रहा हूँ। इतने में ही काका चाय का कुल्हड़ मेरे हाथ में थमा देते हैं और मैं उनको धन्यवाद कर चाय की चुस्कियां लेते हुए उनसे बात करने लगता हूँ। काका कितने बजे आ जाते हो? घर पास ही है या दूर कहीं रहते हो? ये साइकिल तुम्हारी है? कितने सालों से हो यहाँ काका? बेटा, मेरे तो दादा परदादा भी यहीं के हैं। कभी काशी छोड़कर कहीं गया ही नहीं हूँ। सालों से चाय बना रहा हूँ, अपने पिताजी से सीखी थी। अच्छा लगता है मुझे अपना ये काम। 2-4 चुस्की मैं भी मार लेता हूँ। सुबह शाम चाय बनाकर लोगों का स्वाद बढ़ाता हूँ और दिन में फूल मालाओं की टोकरी लेकर विश्वनाथ की सेवा में पहुंच जाता हूँ। तुम्हारी काकी सुबह में मालाएं बनाकर रख देती है और मैं दिन में उन्हें श्रद्धालुओं को बेचकर 2 पैसे कमा लेता हूँ। अब भोले की काशी में उसकी सेवा नहीं की तो फिर क्या किया? घर भी यहीं पास ही है। बढ़िया सुबह 4 बजे से अपनी टपरी चालू हो जाती है और शाम 7 बजे तक मंगल कर देते हैं। फिर आराम से माँ गंगा की आरती में जाते हैं, तुम्हारी काकी और मैं। हाँ, और ये साइकिल, ये बेटा मेरी ही है। पिछली बार संजय मेरा बेटा जब दिवाली पर आया था तब दिलवा गया था। वो दिल्ली में रहता है, किसी बड़ी कंपनी में ये कंप्यूटर का काम करता है कुछ। मुझे नहीं मालूम। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई काका। एक मदद चाहिए थी काका आपकी। क्या मैं कुछ देर के लिए आपकी साइकिल ले जा सकता हूँ? बदले में आप चाहे तो मेरा फोन रख सकते हैं। और काका मुझे साइकिल दे देते हैं। मैं उनके पास उनकी सेफ्टी के लिए अपना फोन छोड़कर चला जाता हूँ। अब साइकिल से मैं बड़े मंदिर के पास वाली उस गली की ओर जा रहा हूँ जहाँ उस छोटे काव्य का घर हुआ करता था। साइकिल की रफ्तार इतनी धीमी है कि जिस रास्ते को मैं 10 मिनट में तय कर सकता था, उसे तय करने में मुझे आधा घंटा हो गया है। अब मैं उस गली के एकदम बाहर पहुंच गया हूँ, पर आगे बढ़ने से मेरे पैरों ने मना कर दिया है। मैं अब साइकिल से उतर गया हूँ और खुद को आगे बढ़ने की हिम्मत देते हुए आगे बढ़ता हूँ। कुछ 20 कदम चलने के बाद मैं उस दहलीज के बाहर पहुंच गया हूँ जिसे मैं 7 साल पहले लांघ कर इस दुनिया से बहुत दूर चला गया था। घर। अब घर कम और खंडर ज्यादा लग रहा है और मुझे दरवाजे पर यूं खड़ा देख एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है जो आंगन में ही बैठा हुआ था। बेटा, किस पते पर आए हो? ये तो 40 पट्टा दीक्षित निवास है, यहाँ कोई नहीं रहता। मैं राम भरोसी यहाँ का केयर टेकर हूँ। हर महीने तनख्वाह आ जाती है तो अपना काम कर रहा हूँ, वरना कौन रहे इस खंडर में। मैं उस राम भरोसे की बात सुन के उसे कोई जवाब दिए बिना ही साइकिल पर सवार होकर अब दुगनी स्पीड से वहां से निकल आता हूँ। और अब जब मैं काका की टपरी पर वापस पहुंच गया हूँ तो देखता हूँ कि मारुति वहां खड़ा हुआ है और काका को ऊंचे स्वर में कुछ कह रहा है। मैं साइकिल को उसकी जगह पर रखकर
जाकर मारुति से पूछता हूँ कि वो यहाँ क्या कर रहा है। भैया आपको पता भी है आपका मोबाइल फोन कहाँ है? ये काका ने तो रख लिया है अपने पास छुपा के, और जब मैंने कहा ये मुझे दे दे तो बोले कि उनका है। वो तो अच्छा है कि हमने आपके फोन पे वो ट्रैक करने वाला ऐप इंस्टॉल कर रखा है। जैसे ही हम उठे देखा कि आप रूम में नहीं, तो हम सोचा घूमने गए होंगे, पर जब आप काफी समय तक नहीं आए तो हमने भोजनशाला के पहले तो कूपन ले लिए। फिर आपका फोन जब नहीं उठा तो ट्रैक करते करते हम यहाँ आ गए और यहाँ देख रहे हैं कि हमारे भैया का फोन को ये काका अपना फोन बता रहे हैं। मारुति की गलतफहमी दूर करते हुए मैं उसे पूरी बात बताता हूँ कि मैं साइकिल के बदले फोन सिक्योरिटी के तौर पर काका को देकर गया था। मारुति ये जानने के बाद बहुत शर्मिंदा होता है और काका से बार बार माफी मांगता है। फिर मैं और मारुति एक एक चाय और पीते हैं और यहाँ से वापस धर्मशाला आ जाते हैं। रूम में पहुंचकर अब मेरा ध्यान वापस उन बातों पर जाने लगता है जो राम भरोसी ने कही थी। मैंने जिन लोगों के बारे में सालों से जिक्र नहीं किया, आज उनकी यादें मुझे अपनी ओर खींच रही हैं। मैं स्वयं ही तो गया था काका की साइकिल लेकर वहां, और अब जब किसी ने मुझसे कहा कि वहां कोई नहीं रहता तो मुझे जिज्ञासा हो रही है सब जानने की। भैया आगे से जहां भी जाए हमें प्लीज बता कर जाइएगा, और खबरदार आपने वो ट्रैक करने वाला ऐप अनइंस्टॉल किया तो। वैसे जब से लौटे हैं तब से खोए खोए लग रहे हैं। कुछ बात है तो हमें कहिए, क्या पता इस मारुति के पास संजीवनी मिल जाए आपको। और हाँ चलिए आगे की बातें नाश्ते करते समय करेंगे। हम ध्यान से कूपन ले लिए आज, और आपको भी कह देते हैं काम जरूरी है पर सेहत का भी पूरा ध्यान रखना है, समझे। मारुति के कहने पर मैं नाश्ता करने चला जाता हूँ और उसके दोबारा पूछने पर कि मैं क्यों इतना खोया खोया हूँ उसे कह देता हूँ अतीत को कितना भी पीछे छोड़ने की कोशिश करो वो सामने आ ही जाता है। देखिए भैया हमें समझ तो आ रहा है कि काशी से आपका जरूर पुराना संबंध है, पर अब तक हम इसलिए नहीं पूछे क्योंकि आपको समय देना चाहते थे ताकि आप पहले खुद के जज्बातों को कंट्रोल कर सके। पर अब लगता है कि हमें आपसे पूछ लेना चाहिए। आप हमें अपना सब कुछ मानते हैं ना, तो उसी नाते आपसे कहेंगे कि जब भी चाहें आप हमसे मन की बात कर सकते हैं। और वो क्या कहते हैं, हम आपको जज नहीं करेंगे, आप तो दुनिया है हमारे भैया। और अब उठकर मारुति ने मुझे एक झप्पी दे दी है जिससे मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आज मारुति की बातों में मैंने गंभीरता को अनुभव किया है जो उसके समझदार होने का परिचय दे रही थी। मेरा मारुति अब बड़ा हो गया है और बस हम दोनों परोसदार भैया को देखकर मुस्कुरा जाते हैं और नाश्ता करने लगते हैं। आइए अब हम चलते हैं धर्मशाला के उस रूम में जहां काव्य और मारुति ठहरे हुए हैं। तेज धूप की किरणें हमारे कमरे की जालियों में दिए सुरागों से कुछ इस तरह अंदर आ रही हैं मानो मेरे मन की उन कोनों तक आज पहुंच ही जाएंगी जो सालों से अंधेरे में हैं। वो दरवाजे जिन्हें मैंने अब तक नहीं खोला। जब से मैं काशी आया हूँ मुझे मेरा अतीत बार बार अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये वही अतीत है जिसमें बहुत कुछ ऐसा है जो सिर्फ वहां मौजूद कुछ चेहरों तक ही सीमित है। मैं उन किरणों से अपना ध्यान हटाकर अब अपनी डायरी पर लगा लेता हूँ जिसके कवर पेज पर एक पिंजरा बना हुआ है और उसका दरवाजा खुला हुआ है। कुछ परिंदे आसमान में उड़ रहे हैं पर एक पक्षी अब भी उस पिंजरे में बैठा हुआ है। किरणों से हटकर अब मैं पक्षी पर आ गया हूँ जिसमें मैं खुद को देख पा रहा हूँ जो ऐसे ही एक अतीत के पिंजरे में अब तक कैद है, जिसका दरवाजा खुला हुआ है पर मैं फिर भी उसके अंदर बैठा हुआ हूँ, जो इस पिंजरे को छोड़ना तो चाहता है पर छोड़ ही नहीं पा रहा है। मेरे ख्यालों में अब सब कुछ बहुत गहराई में जाता जा रहा है। भाई आप फिर कुछ सोचने लगे आप, आखिर बात क्या है? मारुति अब बिल्कुल मेरे सामने आकर बैठ गया है और उसे देखकर लग रहा है कि अब कोई ना कोई बहाना मारना ही पड़ेगा। पर अब मैं बहाना मारना नहीं चाहता, मैं मेरे अंदर चल रही हलचल को किसी को बताना चाहता। ऐसी परंपराओं को फॉलो कर रहा है मारुति। आपको किसी को कॉल करना था, आपने मुझे याद दिलाने को कहा था। अरे हाँ, अच्छा किया तूने याद दिलाया, मैं पहले कॉल कर लेता हूँ